आज हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय भूमि पर आगमन, व्यापार और राजनीतिक प्रभाव की चर्चा करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में होती है। महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट के रिजीम में चार्टर जारी होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ व्यापार करने की अनुमति मिलती है। कंपनी का जो नाम था वो था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट। इस ग्रुप ऑफ लंदन मर्चेंट का जो ग्रुप था वो 21 कंपनीज के ग्रुप बने थे जो इन्वेस्टर्स थे इस कंपनी के और शेयर होल्डर्स भी थे। इस कंपनी के 21 कंपनी का जो ग्रुप था, ग्रुप ऑफ लंदन मर्चेंट, ये कंपनी हेडेड बाय अर्ल ऑफ जो इसकी मालिकाना था, जो अध्यक्षता करता था इसमें अर्ल ऑफ कम्बरलैंड, अर्ल ऑफ कम्बरलैंड की प्रिसाइडिंग में 21 कंपनियों का जो ग्रुप ऑफ कंपनीज थी, इन्वेस्टर्स थे, शेयर होल्डर थे, ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से व्यापार करने के लिए पहली बार सन 1600 में भारत में आते हैं और 1601 में जेम्स लैकेस्टर के नेतृत्व में 4 जहाजी बेड़े के साथ समुद्री यात्रा की अनुमति मिलती है। रानी एलिजाबेथ के बाद जेम्स फर्स्ट जो है 1601 में वहाँ के शासक थे, राजा थे, किंग थे, उनसे अनुमति मिलती है और जेम्स लैकेस्टर अपनी 4 जहाजी बेड़ों के साथ सूरत में लंगर डालता है। 1700 के दशक में विश्व का कुल व्यापार का 1/2 ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी। कपास, रेशम, नील रंग, चीनी, नमक, मसाले, सोरा, चाय, अफीम का व्यापार करते थे। सोलह सौ एक के बाद दोबारा 1608 में पहली बार जो है कैप्टन हॉकिंस 24/8/2008 को कैप्टन हॉकिंस कंपनी की जहाज हेक्टर को लेकर सूरत में लंगर डालते हैं। जेम्स फर्स्ट का लेटर लेकर जहांगीर के गवर्नर खुर्रम से मिलते हैं और व्यापार की अनुमति मांगते हैं। 1612 में सूरत में व्यापार करने की अनुमति मिलती है। 1613 में सूरत में पहली कोठी स्थापित की जाती है। इसके पहले 1611 में मछलीपट्टनम में, जो कृष्णा जिले में है आंध्र प्रदेश में, वहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी कारखाना स्थापित करने में सफल हो जाती है। इस तरह से इंडिया में पहली कारखाना स्थापित होती है 1611 में गोलकुंडा स्टेट में, जो कृष्णा नदी के तट पर है। वो कृष्णा जिले में मछलीपट्टनम समुद्री किनारे पूर्वी घाट के पास, वहाँ पर फैक्ट्री खोलते हैं। 1613 में सूरत में, 1611 में मछलीपट्टनम में। सर टॉमस रो 1615 में मुगल सम्राट से मिलने की अनुमति
लेकर जेम्स फर्स्ट का लेटर लेकर मुगल दरबार में हाजिर होता है और सूरत में दूसरा कारखाना स्थापित होता है और फरमान प्राप्त कर लेता है और अंतर्देशीय जो करों से छूट के साथ मुक्त व्यापार की अनुमति के 2 फरमान प्राप्त करता है सर टॉमस। 1619 में सूरत में वाणिज्यिक स्टेशन स्थापित करती है ईस्ट इंडिया कंपनी। इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के धीरे धीरे कदम आगे बढ़ते जाते हैं। 1667 में फ्रांसीसी कंपनी ने सूरत में पहला कारखाना खोला था। 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने, 1667 में फ्रांसीसी कंपनी ने, 1620 में डेनमार्क की कंपनी तंजावुर के पास कोयम्बटूर में पहला कारखाना खोला 1620 में। तो इस तरह से सूरत में 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने, 1620 में डेनमार्क ने तंजावुर कोयम्बटूर में पहला कारखाना खोला, 1611 में मछलीपत्तनम में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कारखाना खोला। विजयनगर राजा की अनुमति से मद्रास में दूसरा कारखाना खोलती है ईस्ट इंडिया कंपनी। 1633 में कंपनी ने हरिहरपुर और बारासोर में पहला कारखाना खोलते हैं पूर्वी भारत के समुद्री तट पर। 1639 में कंपनी को एक स्थानीय राजा से मद्रास का पट्टा मिलता है और 1639 में मद्रास का पट्टा मिल जाता है एक स्थानीय राजा के आदेश से और 1667 में ब्रिटिश 1661 ईस्वी में ब्रिटिश राजा चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाली राजकुमारी ब्रगांजा की कैथरीना से शादी करके बंबई को पुर्तगालियों से दहेज में प्राप्त किया और बाद में उसको ईस्ट इंडिया कंपनी को हैंड ओवर कर दिया गया। 1661 में ब्रिटिश राजा चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीना से शादी के एवज में दहेज में प्राप्त किया था। 1668 में बॉम्बे में वाणिज्यिक स्टेशन स्थापित होता है। 1647 तक भारत में कुल 23 कारखाने स्थापित हो गए ईस्ट इंडिया कंपनी के। 1652 में मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना होती है। 1667 में औरंगजेब ने बंगाल में व्यापार करने का फरमान जारी किया। 1691 में कंपनी को 3000 रुपये प्रतिवर्ष के भुगतान में बंगाल में व्यापार करने की अनुमति दिया। 1691 में औरंगजेब ने 1695 में जो ब्रिटिश समुद्री लुटेरों ने मुगल बेड़े को लूट लेता है जो मक्का से लौट रहा था। वो भारतीय जो बेड़े पर हमला करके लूट लेते हैं उसका नाम था गंज ए सवाई जो बेड़ा है उन समुद्री लुटेरों ने लूट लिया और उसके जो अनुरक्षक थे फतेह मोहम्मद को भी कब्जे में कर लिया। इस तरह से जो कंपनी का आगे धीरे धीरे हिंदुस्तान में एक्सटेंशन होता है। 1833 के चार्टर एक्ट आए, उसके पहले 1772 के जो है एक्ट से रेगुलेटिंग एक्ट से एडमिनिस्ट्रेशन कंपनी देखना शुरू कर देती है और कंपनी का शासन 1857 के विद्रोह तक चलता है। 1857 के विद्रोह के बाद कंपनी का शासन समाप्त कर दिया जाता है।
इस तरह से कंपनी का जो शासन चलता है वो 1696 में जो औरंगजेब के कार्यकाल में जो समुद्री लुटेरों ने मुगल बेड़े को लूट लिया था, उसके लिए सिद्दी याकूब और नवाब दाऊद खान को कंपनी के 4 कारखानों पर हमला करने का आदेश देता है और उन कारखानों को बंद करने का फरमान जारी करता है और भारत में कंपनी के सभी व्यवसाय का अंत कर देता है। फिर आकर 1770 में फारूकसियर के काल में फिर फरमान प्राप्त करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी वाले। इसे मैग्ना कार्टा कहा गया है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में बिना कर के व्यापार की अनुमति प्राप्त किया और इसके अवधि में कंपनी मुगल सत्ता को 3000 रुपये वार्षिक भुगतान करेगी। इस चार्टर 1717 के चार्टर में फारूकसियर ने प्रदान किया। 1753 में निजाम से नार्दर्न सरकार जीत लिया। नार्दर्न सरकार मद्रास प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी को जोड़ने का एक स्थलीय मार्ग था, जो आंध्र प्रदेश के समुद्री तट से उड़ीसा तक का वो एक बेल्ट थी समुद्र के किनारे किनारे, उसको नार्दर्न सरकार बोलते थे। बाद में 1758 में मद्रास प्रेसिडेंसी में उसे इंक्लूड कर दिया गया, नार्दर्न सरकार को भी। 1753 के बाद 1757 में उत्तरी भारत में लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में प्लासी की लड़ाई में लॉर्ड क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर, बंगाल के गवर्नर ने प्लासी की लड़ाई में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को परास्त कर देते हैं और अपनी कूटनीतिक चालों से उनके सेनापति मीर जाफर राय दुर्लभ को अपने पक्ष में कर लेते हैं। जगत सेठ जैसे व्यापारियों को भी जो है उन्होंने अपने पक्ष में कर लिया था। जो फाइनेंशियल एकोमोडेशन था पश्चिम जो है बंगाल के राजा का, उस सबको जो है अपने पक्ष में कर लिया। बताते हैं कि जगत सेठ उस समय का सबसे बड़ा व्यापारी और सबसे बड़ा जो है उस समय के वित्तीय मामलों में सबसे एक बड़े कैडर के व्यापारी माने जाते थे। 1757 के प्लासी की लड़ाई में कंपनी का प्रभुत्व बंगाल, उड़ीसा और बिहार पर बन गया। 1764 की बक्सर की लड़ाई में बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल सम्राट के तीनों की संयुक्त सेना को परास्त करके 1765 में इलाहाबाद की संधि करता है और बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार को मुगल सम्राट से प्राप्त कर लेता है और मुगल सम्राट को कड़ा का जागीरदार और पेंशन दे दी जाती। इस तरह से 1765 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा के जो दीवानी अधिकार प्राप्त कर लेने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1772 के एक रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा में बंगाल के गवर्नर जनरल की नियुक्ति करता है और पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स नियुक्त होते हैं। लॉर्ड क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर था और वारेन हेस्टिंग्स पहला गवर्नर जनरल था जो रेगुलेटिंग एक्ट के परफॉर्मेंस में नियुक्त हुआ था। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन प्रशासन था, पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को केवल वाणिज्यिक और व्यापारिक अधिकारों तक सीमित कर दिया गया। जो राजनीतिक फैसले थे
उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने पास रख लिया। इस तरह से एक द्वैत शासन शुरू होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार, वाणिज्यिक मामलों में और बाकी राजनीतिक मामलों में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सीधा नियंत्रण स्थापित कर दिया हिंदुस्तान में। और 1833 के चार्टर एक्ट से बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। 1858 से 1947 तक 1858 के इंडिया चार्टर से भारत सरकार कंपनी के शासन का अंत कर देती है और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन हो जाता है। और 1758 के बाद लॉर्ड कैनिंग से प्रथम वाइसराय की नियुक्ति होती है। तो लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वाइसराय थे जो इंडियन चार्टर 1858 से नियुक्त हुए थे। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी बदल दी थी। इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे भारत में अपने कदम बढ़ाती है। आज इसी पर हम अपनी बात समाप्त करते हैं। फिर हम लोग अगली बार फिर मिलेंगे और भारतीय इतिहास, आधुनिक भारतीय इतिहास की क्रमिक चर्चा करेंगे।